साहब ये जो सबसे ज्यादा जो हमारा कर्जा है वो चाइना की तरफ है, 29 अरब डॉलर। डॉक्टर साहब, क्या हम एक आजाद मुल्क हैं या रह गए हैं? हमारी क्या फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी? जो सऊदी अरब ने हमें 3 अरब डॉलर की ये जो डिपॉजिट को एक्सटेंड किया है 1 साल के लिए, अगर वो अपना पैसा महदूद कर ले या सिर्फ उतना पैसा भेजें जितना जरूरत के तहत इस्तेमाल हो सकता हो, तो ऐसी सूरत में हुकूमत को बड़ा तगड़ा नुकसान हो सकता है। उनमें कोई खास अभी तक बेहतरी नहीं आई। तो हफीज साहब, ये सनदी पैदावार फिर कैसे बढ़ेगी? ये जो बिजनेस कम्युनिटी हमारी डिमांड करती है कि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है कि हम कैसे कर्ज लें, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें। दोहरी शहरियत के हामिल वफाकी अफसरान की फहरिस्त तैयार कर ली गई है। ग्रेड 18 से 22 तक के 20 अफसरान के पास दोहरी शहरियत होने का इंकशाफ हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये हम चाइना के साथ भी हमारी फॉरेन पॉलिसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, मिडिल ईस्ट में भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। वे डू वी स्टैंड तारड़ साहब? हम तो बातें करते हैं कि जिसे वो कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट। हमारी लीडरशिप वो इमरान खान साहब कहते थे एब्सोल्युटली नॉट, और हर चीज हमारी कॉम्प्रोमाइज हुई पड़ी है। इस पे जरा कमेंट करें जरा। चीमा साहब, कॉम्प्रोमाइज देखें, मैं हमेशा कहता था कि आपकी पॉलिसी सिर्फ एक है, फॉरेन पॉलिसी, कि जहां से डॉलर आए हम उनके साथ, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। मैं उसकी मिसाल देना चाहूंगा आपको। किसी फर्द वाहिद से पूछें, किसी पाकिस्तानी से पूछें औरंगजेब साहब कौन है, एमएनए है, किसी पार्टी से है, किस पार्टी, कहां से आए, नंबर 1। दूसरा चीमा साहब, जहां से डॉलर आते हैं, पैसा आता है, साथ लिस्ट उनकी अपनी साथ आती है। दूसरा, आप इंडिपेंडेंट कंट्री में इसलिए नहीं आपको कहूंगा, आपका बजट इस वक्त बनता है वाशिंगटन डीसी में, IMF बनाता है। जो कंट्री आपका बजट बनाता है वही आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। सिंपल है, किसी से पूछ लेंगे आप, दुनिया के किसी पढ़े लिखे जिसके पास पॉलिटिकल PhD इकोनॉमिक्स की है उससे पूछें जरा, किसी से पूछें जिसके पास पॉलिटिकल साइंस की PhD, उससे ये पूछें कि जो कंट्री आपका बजट बना रहा है, हाउ कैन यू सेपरेट योर फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम दैट कंट्री? इस वक्त आपका फॉरेन पॉलिसी टोटल वाशिंगटन डीसी में बनती है। किसी पाकिस्तानी जी शऊर की कॉमन सेंस, मैं गलती के साथ ये नहीं कहूंगा कि किसी पाकिस्तानी से पूछें, ज्यादातर पाकिस्तानी इस वक्त जो है वो मुर्शद के मुरीद हैं और आंखों और कानों से बहरे हैं। काना उनके कान काम करते हैं, ना आंखें काम करती। इसके अलावा अगर कोई पढ़ा लिखा बंदा है उससे पूछें मोहसिन नकवी साहब कौन है, वो हल्का हल्का है, किसी को पता है कि वो कहां से आए हैं, नाजल हुए हैं ऊपर से, फरिश्ते हैं, क्या है? दूसरा चीमा साहब, उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका शहबाज शरीफ साहब का पांचवी मुलाकात है MBS के साथ, 5वीं मुलाकात। और चीमा साहब, दर हकीकत अगर देखा जाए तो दुख के साथ कहूंगा, आपके ग्रास रूट इशू को अभी तक किसी आपके रूलिंग एलीट में से किसी बंदे ने उसको टच ही नहीं किया उसको। ग्रास रूट इश्यूज ये है, आपके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, जो जा रहे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे दे आर नॉट कंपैटिबल। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। आज एक दूसरी खबर आपको बताना चाहूंगा, आज किसी ने वहां पे सर्वे किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आपकी डॉलर की ओरिजिनल वैल्यू है वो 210 रुपए है। ये जो आपने 300 के करीब ले गए हैं, ये IMF की फरमाइश पर ले गए। तो आप देख लें 210 से 280 तक जो दरमियान का गैप है 85 का, वो क्या है? वो सारा आर्टिफिशियल है। आज $210 तक उसकी वैल्यू लेके आ जाए, आपके हालात ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आपके दुबई के प्लाजों का क्या बनेगा? आपकी रूलिंग एलीट के बच्चे जो टोरंटो और लंदन में बैठे हैं, जिनका खर्चा पाउंडों और डॉलरों में, उनका क्या बनेगा? ये तो फिर पसंद अपनी नसीब अपना नसीब। साहब, आपके एक बंदे ने TTP को लाकर यहां आबाद किया था। मैंने आपको पहले शुरुआत में कह दिया था, एटम बम बनाने के बाद दूसरा सबसे कॉस्टली तजर्बा इमरान खान नियाजी का था, सबसे बड़ा। और जब जिन्होंने इसको बनाया था वो इसको अनवाइंड क्यों नहीं करते, क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह? ये चीमा साहब, ये पाकिस्तान की तबाही जिन्होंने की थी, जब तक आप सजा, जिस सोसाइटी में सजा जजा नहीं, चीमा साहब मैंने कई दफा कहा था, ये बड़ी पुरानी बात हर बंदे को, जब जर्मन तैयारों ने साया कर दिया था लंदन के ऊपर, इतने आ गए थे, तो नीचे विंस्टन चर्चिल ने कहा था अगर अदालतें इंसाफ दे रही हैं तो हमें नथिंग रॉन्ग विद इंग्लैंड। आपकी अदालतें क्या है? गुड टू सी यू। मेरी सास आपको बहुत याद करती हैं, आलू के पराठे बना रही हैं आपके लिए, गुड टू सी यू।
गुड टू सी। शर्म ही कोई नहीं। तो इमरान खान साहब ने जो है वो हुकूमत की जो कमजोर जगह है वहां पे हिट लगाई। उन्होंने कहा कि तरसीलाते ज़र को या जो रेमिटेंसेज वो भेजते हैं उनको महदूद करें और बाइकाट रेमिटेंसेज मुहिम चलाएं। इस तहरीक के दूसरे मरहले में हम इससे भी आगे जाएंगे। अब ये सिविल नाफरमानी तहरीक होती क्या है, ये जरा थोड़ा सा आप देख लें। अलीमा खान साहब ने भी कंफर्म किया कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने बाकायदा फैसला कर लिया और वो तैयार हो गए हैं अपना आखिरी कार्ड खेलने के लिए, और ये कार्ड हुकूमत को तंग करेगा। देखिए ना, पहले ही उनके टारगेट्स अचीव नहीं हो रहे। IMF से जब उन्होंने कर्जा लिया तो जो आदादो शुमार बताकर लिया वो गलत साबित हो रहे थे बार बार। फिर IMF ने बहुत टाइम लिया इस सारे मामले में। फिर IMF से जो इन्होंने वादे किए वो भी ये पूरे नहीं कर पा रहे। अब जो टैक्स कलेक्शन करनी थी उसके अंदर भी ये सैकड़ों अरब पीछे जा रहे हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे। मिनी बजट का खतरा पाकिस्तान के सर पे मंडला रहा है। हुकूमत महंगाई बार बार बढ़ाने पर मजबूर है। ये मुंह से महंगाई सस्ती कर रहे हैं सिर्फ। आप मुझे बताएं ना, आप में से कोई भी दिल पर हाथ रख के कि कोई एक चीज आपके घर में आज सस्ती आ रही हो, तो फिर महंगाई कैसे कम हो रही है? हम कोई बेवकूफ है, रोटी को चोची कहते हैं, हमें समझ नहीं आती। पेट्रोल पहले से ज्यादा महंगा है, डॉलर पहले से ज्यादा महंगा है, आटा पहले से ज्यादा महंगा है, चीनी घी और दालें पहले से ज्यादा महंगी है, जरूरियात जिंदगी की तमाम चीजें पहले से ज्यादा महंगी है, बिजली और गैस जो है वो कई गुना कीमत बढ़ गई है, और ये मुंह उठा के कह देते हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। तो पाकिस्तानी कैसे यकीन करेंगे इस बात पे कि महंगाई कम हो गई है? ये तो मानने में नहीं आता, लॉजिकली नहीं लगता। हर आदमी के घर का बजट उठा के देख ले, वो 2 गुना 3 गुना हो गया है और उसकी आमदन बढ़ी नहीं है, और ये मुंह उठा के कहते हैं जनाब महंगाई कम हो गई है। एक्चुअली ये मुंह से महंगाई कम कर रहे हैं। सदाया है। अब भी बिजनेस कम्युनिटी ये चाहती है कि इसको सिंगल डिजिट में लेकर आएं ताकि कुछ बिजनेस एक्टिविटी हो सके, कुछ प्रोडक्शन हो सके, कुछ कारोबार को एक्सपेंड किया जा सके। ये कितनी अहमियत की हामिल डिमांड है इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की? ये देखिए, बात यह है कि मुख्तलिफ वजूहात है जिसके बिना सनती पैदावार में इजाफा काफी सालों से मुनासिब तरीके से नहीं हो रहा है। एक तो मसला ये है कि जब ज़री पैदावार अच्छा आप देखते हैं तो उसके नतीजे में सनती पैदावार में भी इजाफा होता है। अब इस साल आप देखिएगा कि चूंकि कपास की फसल खराब आई है और दरामदाद तो हम नहीं कर पाएंगे, तो नतीजा ये है कि टेक्सटाइल सेक्टर मुतासिर होगा और वो सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरी तरफ आप देखिए कि हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए हमने अपने दरामदाद को फिजिकली कंट्रोल कर लिया है, और इसके नतीजे में बहुत से इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिनके इनपुट्स वगैरह उन्हें नहीं मिल रहे हैं पूरी तौर पर। आयरन एंड स्टील है, ऑटोमोबाइल्स हैं वगैरह वगैरह, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज भी मुतासिर हो रही हैं। तो जब तक हालात रियली संभलेंगे नहीं, और हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन है, अब आप ये देखिए कि साल भर मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा है कि हमें 19.9 अरब डॉलर बाहर से पैसे हमें मंगवाने हैं अगर हमें अपने रिजर्व्स को साबित करना है, मेंटेन करना है। आय कितना है पहले 4 महीने में? 1.7 अरब डॉलर। पैसा आ नहीं रहा है पाकिस्तान में। तो आने वाले महीनों में खुदा ना खास्ता हमारे रिजर्व्स पर काफी प्रेशर पड़ सकता है। तो इस वक्त ये कहना कि इकोनॉमी स्टेबल हो गई है, और अल्लाह के फजल से कुछ बेहतरी जरूर आई है, और खास तौर पे अफरात ज़र में जरूर आई है, मगर ये कहना कि ये बिल्कुल स्टेबिलिटी आ गई, ये नामुनासिब है।